LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में दो बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से पहली खबर भारत की है। अब आप हाल ही में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दुनिया भर के अंदर जो एक न्यूक्लियर थ्रेट का खतरा मंडरा रहा था, जहां पर देखने को मिल रहा था कि सऊदी को और अलग अलग अरब देशों को इजराइल से खतरा महसूस हो रहा है, और वो इसके कारण एक न्यूक्लियर शक्ति जो कि पाकिस्तान उनके पास, उसकी शरण में जाते हैं, उनके साथ डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं। दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में न्यूक्लियर की एक तरीके से जो जंग चल रही है, उसके अंदर कभी कभी रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब का धमकी दे देता है, और रशिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। अब ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसको छोड़ने के भी कई अलग अलग तरीके होते हैं। इसको हवा में छोड़ दिया जा सकता है, जमीन से भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन अब एक नया तरीका भारतीय वायुसेना ने, भारतीय जो सेना है उसने खोज लिया है, और वो है रेल के जरिए। वो किस प्रकार है, विनम्र जनता को बताइए कि आखिर वो क्या सिस्टम है। देखिए, हमारे जो DRDO है और जो बाकी हमारी सेना के विभाग है, उन सब ने मिलकर जो है भारत की कैपेबिलिटी न्यूक्लियर मिसाइल्स के अंदर एक और चीज में अनलॉक कर दी है। वो है रेलवे से हम न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकें। रेलवे से, ट्रेन से तो ट्रेन चल रही है नहीं, मतलब ये है कि वो मूविंग ट्रेन नहीं होगी, क्योंकि मूविंग ट्रेन होगी तो फिर वो कोऑर्डिनेट्स और फिजिक्स थोड़ा वो मैटर आउट करता है। लेकिन वो जो, जैसे आप इस चीज को समझिए कि अगर रेल लाइन थ्रू बिछी हुई है, पूरे देश भर का नेटवर्क जो है, रेलवे का नेटवर्क इंडिया का 4th लार्जेस्ट है, और हम दुनिया के चौथे ऐसे देश बन चुके हैं, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के बाद हमने हमारे रेलवे से जो है न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दिया है, न्यूक्लियर मिसाइल को छोड़ दिया है। अब जो देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है हमारा, उस रेलवे नेटवर्क के अंदर हम हमारे जो न्यूक्लियर मिसाइल है उनको कहीं पे फटाफट इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ अब हम उन्हें छोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट, पहले तो होता है कि आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर आपको उसको लेकर कहीं पर जाना पड़ेगा, फिर वहां से उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब आपने ये कैपेबिलिटी अनलॉक कर दी ना, अग्नि प्राइम मिसाइल का नाम है, जिसकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर की है। मतलब आप ये मान लीजिए कि पूरा बीजिंग शंघाई इसके अंदर कवर हो चुका है, पाकिस्तान पूरा कवर हो चुका है। क्योंकि बीजिंग शंघाई कैसे कवर होगा कि हम नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल एंड रेलवे के वहां पे ले जाएंगे, तो बीजिंग शंघाई तक 2000 किलोमीटर की रेंज आती है, तो वहां तक हम जा सकते हैं। दूसरा, ये जो पाकिस्तान है, ये तो है ही छोटा सा, तो हम राजस्थान के किसी भी कोने के ऊपर खड़े होकर जो है पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ना, जो हमारी कैपेबिलिटी है, ये हमने अनलॉक कर दिया और हमने पूरे विश्व को ये चीज दिखा दी है कि इंडिया जो है अपने मिलिट्री आर्सनल के ऊपर जो है ना, ये अनलॉक, मतलब अपग्रेड कर रहा है खुद को। हमें किसी की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके जिस दिन हम फाइटर जेट का इंजन बना लेंगे, हमारा एंड गोल जिस दिन फाइटर जेट का इंजन बन गया, कावेरी इंजन, हाँ, जिस दिन वो चीज कंप्लीट हो गई, सक्सेसफुली एकदम डेवलप हो गई, फिर उसके बाद हमें किसी की जरूरत है ही नहीं। ये जो हम 114 राफेल ऑर्डर कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, भले उसके अंदर इंडिजिनस मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, सब कुछ चीजें होंगी, लेकिन जिस दिन हम एक पूरा कंप्लीट मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना लेंगे ना, देन वी डू नॉट नीड एनीबॉडी। हमारा मिसाइल प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग है, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा डिफेंस प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग है, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा ग्रेनेड, गन, आर्मिनेशन, ये सारा प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग है। डिफेंस सिस्टम भी अब काफी स्ट्रांग हो चुका है, जिसके अंदर जो लेजर बीम है, जिस तरीके से अभी इजराइल ने इंट्रोड्यूस कर रखा है, उसको इंडिया ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में लेजर बीम को इंट्रोड्यूस कर दिया है। हमारा आकाश किसी से कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल, हमारा वो चीजें कम नहीं है। हम बस हमारे धीरे धीरे हम अपग्रेड कर रहे हैं। वो है ना कि बस कितना पैसा आप इसके अंदर डाल रहे हो, सरकार कितना पैसा इसके अंदर डालेगी। जिस दिन हमारा बजट जो है $100 बिलियन का पहुंच जाएगा डिफेंस का, उसके अंदर से भी मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि 100 बिलियन में से भी कम $70 बिलियन तो आपको सिर्फ R&D के अंदर खर्च करना है। सिर्फ R&D में खर्च होना चाहिए, बनने में खर्च होना चाहिए। $30 बिलियन आपकी सैलरी, पेंशन और इन सब में जाना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारा मेजर चंक जो है वो सैलरी, पेंशन, इन सब में चला जाता है। इस वजह से हम दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ सॉर्ट करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। अब सरकार के, कोई भी सरकार में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो पेंशन पॉलिसी को बदल सके या फिर चीज़ों को बदल सके, क्योंकि ऐसा बदलेगी तो रिवोल्ट हो जाएगा, फिर वो चीज़ हो जाएगी। तो वो करने के लिए एक रेवोल्यूशनरी माइंडसेट चाहिए, वो करने के लिए पूरे देश का समर्थन चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आर्मी के लिए, सिर्फ आर्मी के लिए बोल रहा हूँ, बिजली के बिल सब लोग देते हैं, उस बिजली के बिल में भी अगर हर महीने के बिल के अंदर ₹10 एक्स्ट्रा देने पड़े ना, सिर्फ की सेना को आपको अपग्रेड करना है उसके लिए, और वो पैसा सिर्फ अपग्रेडेशन में जाना चाहिए, पर वो सिर्फ R&D में जाना। देश की जनता आगे आएगी, बिल्कुल, देश की जनता 100% आगे आएगी। खैर, हमने भी प्राइवेटाइजेशन भी किया है, सब चीजें करी है, तो हम आगे जा रहे हैं। और ये जो कैपेबिलिटी है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत आगे पहुंचा देगी। तो ये जो रेलवे से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने वाली, मिसाइल लॉन्च करने वाली जो क्षमता है, ये अब तक 4 देशों के पास है। 4 देशों के पास है, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और अब इंडिया। अग्नि प्राइम इस मिसाइल का नाम है, जो हमने अभी लॉन्च करी है, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर की, और यही
जो चीजें है ना ये सरकार ने बाहर निकाली है, यही चीज सरकार ने पब्लिकली डिस्क्लोज करी है, बाकी इतनी बताने लायक है। तो इससे ये समझ में आता है कि जिस प्रकार से भारत की जो क्षमता है, जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने दिखाई, किस तरीके से ब्रह्मोस जा रही थी, किस तरीके से S-400 का सही इस्तेमाल अपनों ने करा। S-400 बड़ी मिसाइल्स के लिए हो सकती है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने फतेह 2 दागी थी दिल्ली पर, तो जाहिर सी बात है उसके लिए S-400 का इस्तेमाल किया गया था और S-400 सर्विलांस भी करी रही थी, साथ साथ उसका रडार जो चेक कर रहा था। बाकी फिर आकाश आ जाता है, आकाश, क्योंकि है ना जब आपने अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जो DGM ने की थी, उन्होंने बताया था, और वायुसेना के उन्होंने की थी, चीफ ने की थी, तो फील्ड मार्शल ने की थी, तो उन्होंने उनके जो एयर मार्शल है उन्होंने की थी, तो उन्होंने बताया था कि हमारे पास लेयर्स ऑफ डिफेंस सिस्टम है, लेयर्स ऑफ डिफेंस सिस्टम। तो S-400 आ जाता है, फिर आकाश आ जाता है, फिर लेजर बीम आ जाती है, और अब जिस तरीके से ये चीज़ देखने को मिल रही है कि DRDO ने अब इसको भी बना लिया है। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से बातें चलती रहती है कि अलग अलग पक्ष के लोग बात करते रहते हैं कि भारत अब तक अपना कावेरी इंजन नहीं बना पाया, जो कि हकीकत में भारत अपना कावेरी इंजन अब तक नहीं बना पाया। लेकिन इससे ऐसे अपडेट से पता कर सकते हैं, ये मालूमात होती है कि भारत अब काम कर रहा है, यानी कि अभी DRDO काम कर रहा है, चाहे वो लेजर बीम जैसे डिफेंस, क्योंकि देखिए ड्रोन आएगा तो ड्रोन बहुत महंगा होता है, उसको लेजर बीम से मार के गिराया जा सकता है, वो बड़ा ही सस्ता है, उसके अंदर बहुत कम क्षमता लग रही है, जो पैसे की क्षमता है वो बहुत कम लग रही है। फिर आ जाता है जिस तरीके से रेल से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने वाला है, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाला है, तो इससे पता चलता है कि DRDO काम कर रहा है, और DRDO को एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, एक स्टेबल फंडिंग, एक स्टेबल लीडरशिप की जरूरत है, जिसके कारण अब DRDO आगे चलकर कावेरी इंजन भी जल्द से जल्द बना लेगा। तो ये तो बात हो गई भारतीय डिफेंस की। अब चलते हैं यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर देखने को मिलता है कि कभी कभी अचानक से कोई देश होता है जहां पर प्रोटेस्ट हो जाता है, कभी किसी देश के जो नेता है उसको कह दिया जाता है कि अब आप गद्दी छोड़ दीजिए, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अब इसके अंदर जो मेन मुद्दा है वो उस देश के वर्तमान जो अंदरूनी मुद्दे होते हैं वो तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स भी होते हैं, उसके अंदर इजराइल और हमास का भी मुद्दा होता है। और मेन बात यह है कि जिस तरीके से नेपाल के अंदर देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया के ऊपर सरकारें गिर जाती है, या फिर वहाँ की जो अंदरूनी मुद्दे होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, उसकी वजह से सरकारें गिर जाती है। अब इटली एक देश है यूरोप के अंदर, वहाँ पर भी अब इसी तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और प्रोटेस्ट खतरनाक तरीके से चल रहे हैं। खूब सारी सिटीज़ है इटली के अंदर जहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इनकी वीडियोस हर जगह सामने आ रही है और सोशल मीडिया पर एक तरीके से ट्रेंड कर रहा है। जॉर्जिया मेलोनी वहाँ की लीडर है, जो प्राइम मिनिस्टर है। अब ये सवाल ये है कि आखिर विनम्र ये जो प्रोटेस्ट है वो चल किस प्रकार रहा है, वहाँ पर क्या वजह है, और ग्राउंड लेवल पर क्या सिचुएशन चल रही है, इसको किस तरीके से एनालाइज कर सकता है। प्रोटेस्टिंग इज अ न्यू प्रोफेशन इन यूरोप राइट नाउ, ठीक है। हर यूरोप का कोई देश नहीं बचा जहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, जो छोटे मोटे देश हैं जहाँ पे 1000-2000 लोग रहते हैं उनको मत गिनना, मतलब वो नहीं। अब इटली के अंदर जो मेजर प्रोटेस्ट का जो रीजन है वो ये है कि इटली के अंदर जो सरकार है जॉर्जिया मेलोनी की, उन्होंने मना कर दिया है कि वो पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी, और उन्होंने इसके ऊपर 2 शर्तें रखी हैं कि अगर ये 2 शर्तें पूर्ण हो जाती तो मैं इसको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लूंगी। पहला तो हमास ने जितने भी इजरायली हॉस्टेजेस को पकड़ रखा है उनको सही सलामत वापस इजराइल को सौंपे। दूसरा, जो पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट है उसके अंदर हमास का 0% इंटरफेरेंस होना चाहिए, और फ्यूचर में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये 2 शर्तें अगर पूर्ण होती है तो मैं पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लूंगी। अब ये क्यों हुआ है? एकदम से 22 सितंबर को UNGA के अंदर जो इमैनुअल मैक्रोन ने स्पीच दी थी, उस दौरान उन्होंने अग्री किया था कि भाई मैं पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करने के लिए रेडी हो चुका हूं, मैं उसको बढ़िया तरीके से रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हूं। तो उसको लेते हुए जो है इटली के अंदर अब इटली के लोगों में ये आक्रोश है। अब इन्होंने क्या है, उस टाइम पर जब 2000 जब स्टार्ट अर्ली 2000 से तब उन लोगों ने जो इमिग्रेशन पॉलिसी खोली थी, जो खुद के गेट खोले थे और जो इमिग्रेंट्स को बुलाया था, अब ये प्रोटेस्टर्स इटली, भाई आपको क्या, देखो इटली हम दोनों तो गए नहीं, ये कहाँ से पढ़ा? मीडिया रिपोर्ट से पढ़ा। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें से मैक्सिमम वो इमिग्रेंट्स हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो इमिग्रेंट्स यही तो चाहते हैं। इकोसिस्टम क्या चाहता है? इकोसिस्टम यही चाहता है कि आप इनको इस तरीके से प्रोटेस्ट कराओ। इसलिए इटली की आप देखो 75 सिटीज के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है सिर्फ इस चीज को लेकर। क्या इटली की गाजा या फिर पैलेस्टाइन से बॉर्डर लगती है? नहीं। कि इटली को क्या है, इटली सिर्फ एक गेटवे है ट्रेड के लिए, कि हमें यूरोप के लिए ट्रेड करना है तो इटली की पोर्ट पर आया तो ये लोग पोर्ट पर हमला कर रहे हैं। ये हमला भी इटली के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के अंदर एक चीज देखने को मिलती है कि जहां पर इजराइल का साथ बहुत से देश छोड़ रहे थे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, ये कि भाई पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वहां पर ही अब इटली जैसे देश में है जो अभी भी इजराइल के साथ खड़े हुए। तो ये इजराइल के लिए भी अच्छी चीज है कि हाँ भाई बेंजामिन नेतन्याहू को भी पता चल गया कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं है। लेकिन एज अ कंट्री इटली के लिए बुरा है कि आपने जो इमिग्रेंट्स को बुलाया था वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। तो ये चीज देखने को मिलती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल विनम्र ने बताया कि यूके था,
ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा नहीं यूके था, कनाडा था और कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया था। उन्होंने एक साथ किया था, फिर उसके बाद फ्रांस और अभी लग्जमबर्ग और एक दो और यहाँ के छोटे मोटे देश आ गए, यानी कि फ्रांस भी आ गया था। लेकिन इटली की जॉर्जिया मेलोनी नहीं है। देखने को ये भी मिलता है कि यहाँ पर यूएस जो है यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल को अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। तो हो सकता है जॉर्जिया मेलोनी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का भी कोई इन्फ्लुएंस हो या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इटली के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि वहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं, अपनों ने देखा एक वीडियो थी, LSE की वीडियो थी, जिसके अंदर उन्होंने क्लेम किया था कि यूके अब इस्लामिक नेशन बन चुका है और उसको घोषित करने की जरूरत नहीं है बस, है ना। तो इस तरीके से और यूके के अंदर भी देखने को मिलता है कि जब से इमिग्रेशन शुरू हुआ है, इस्लाम जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं वो जैसे ही 2011 में बढ़ने लगे हैं वहाँ पर, तो देखने को मिलता है वहाँ पर जो मोहम्मद नाम रखा जाता था वो सेकंड लार्जेस्ट नाम था, सेकंड हाईएस्ट नाम था, फिर अब फर्स्ट हाईएस्ट हो चुका है जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इन पर भारत सरकार मेरे हिसाब से तो शुरुआत से काम करती है। ये CA और NRC जैसे जो मुद्दे हैं सिटीजनशिप के, और उन पर भी भारत में भी देखने को मिलता है कि उस पर प्रोटेस्ट हो जाते हैं। हालांकि गृह मंत्रालय के अंदर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं जो कि अब प्रोटेस्ट को स्टडी करेंगे, जिस तरह पिछले कुछ समय से हुए हैं और जिनके अंदर सरकारें गिरी हुई हैं। तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, मेरे हिसाब से अमित शाह ने थोड़ा बहुत ठीक तरीके से चीज़ें निकली हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोटेस्ट ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स के हित के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेपर लीक का हो गया या फिर SSC के अंदर कोई गड़बड़ी का हो गया, तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि अमित शाह का जो डिपार्टमेंट है वो इसके अंदर पारदर्शिता दिखाएगा और वो प्रोटेस्ट में पीछू लेंगे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी को मैं कहूँगा कि ऐसे प्रोटेस्ट को ज्वाइन करें। राहुल गांधी वोट चोरी वाले प्रोटेस्ट को तो बड़ी जल्दी से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कांग्रेस का मुद्दा है, उसके अंदर राहुल गांधी का मुद्दा है। लेकिन युवाओं का जब मुद्दा आता है, यूँ तो अपने आप को युवा नेता कहलवाते हैं, लेकिन जब युवाओं का मुद्दा आता है तब उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं करते। कह रहा हूँ ना, राहुल गांधी में मतलब खैर बात करी तो इसलिए बोल देता हूँ, उत्तराखंड में भी रिसेंटली SSC का वो पेपर लीक हुआ। मैं अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता ना तो मैं सबसे पहले उत्तराखंड जाता। और उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार है, मैं सबसे पहले उत्तराखंड जाता, मैं सारा काम छोड़ के जाता। अभी SSC के अंदर साफ साफ पकड़ में आ गया कि एडुकेटी को किस तरीके से वो टेंडर दिया जाता था। उस मुद्दे को छोड़ता ही नहीं, उस मुद्दे को छोड़ता ही नहीं। राहुल गांधी को नहीं छोड़ना चाहिए था। राहुल गांधी ने क्यों छोड़ दिया? मैं अगर सही में झालावाड़ के अंदर जो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरी, बिल्कुल मैं उसके पास जाता। मुद्दे बहुत हैं, आप सरकार को, खैर ये काम नहीं है हमारी कोई पॉलिटिकल कंसल्टेंसी नहीं, तो कुछ नंबर है जो हमने बता दिया ना, मुद्दे तो खूब सारे हैं, बहुत मुद्दे हैं। खैर यही होता है कि जब देश का विपक्ष कुछ नहीं कर रहा होता तो ऐसी हरकतें होती है। वो उनका आउटलुक है, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दे रहा है थाउजेंड्स ऑफ मैटर्स इन द एंटायर कंट्री जहाँ पर आप भाजपा, केंद्र सरकार, उनकी राज्य सरकार वो काउंटर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए कि आपको हमारे विचार कैसे लगे, बातें कैसी लगी, और हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।